लेकिन अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में कि मैंने लंदन ओंटारियो क्यों छोड़ा। अगर अब बात कर लेते हैं किचनर में अकोमोडेशन के प्राइसेस के बारे में, तो कनाडा में हम टैक्स वगैरह पे करते हैं तो इन जगहों पे खर्च होता है, बाकी देशों में तो आपको पता है। हे गाइस, दिस इज गुरु साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हो कि अभी मैं रिसेंटली लंदन से किचनर मूव हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मेरा मोहल्ला दिखाते हैं कि भाई मेरे घर के आसपास क्या हिसाब किताब है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल है। और साथ के साथ इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि मैं लंदन से किचनर मूव क्यों हुआ, और साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह का क्या हिसाब किताब है, क्या प्राइसेस वगैरह हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सारा कुछ एक्सप्लोर करते हैं मोहल्ला वगैरह, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो मैंने जो अपनी अकोमोडेशन रेंट पे ली है वो किचनर के एक्सट्रीम वेस्ट में लिया है। अब यहाँ पे घर रेंट पे लेने का एक स्पेसिफिक रीज़न था, वो कभी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और बाकी ये जो लोकेलिटी है काफ़ी ज़बरदस्त लोकेलिटी है, काफ़ी क्लीन एरिया है, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, पॉश एरिया, मतलब महंगा सौदा है। और अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मैं लंदन में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था, तो काफ़ी डिफरेंस होता है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने का और इस तरीके के घर में रहने का। सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने यही नोट किया है कि भाई गार्बेज का काफ़ी अलग हिसाब किताब है। लंदन में अपार्टमेंट बिल्डिंग में क्या होता था, हम कभी भी गार्बेज कर सकते थे। एक ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम सा था, वहाँ पे कभी भी गार्बेज फेंक दो। यहाँ पे हिसाब नहीं होता, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग करनी होती हैं। बॉटल अलग बिन में डलेंगी, जो कार्डबोर्ड होता है वो अलग बिन में डलेंगे, और जो नॉर्मल जो ऑर्गेनिक आपका कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, वो अलग बिन में डलेगा। और कुछ स्पेसिफिक दिनों पे ही गार्बेज वाले आते हैं, मतलब कलेक्ट करने वाले, और उन्हीं दिनों पे बाहर रखना होता है। अगर आप कुछ गलत करोगे, कुछ गलत से सेग्रीगेट करोगे चीज़ों को, तो वो नहीं लेके जाएंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और घरों में रहने का डिफरेंस जो है मैं आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ। जैसे आप ये पीछे मेल बॉक्स वगैरह देख सकते हो, जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है उनके अंदर नीचे ही मेल बॉक्स होते हैं, तो वहीं पे सारी लेटर्स वगैरह डाल के जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मोहल्ले के मेल बॉक्स इस तरीके से एक जगह पे लगाए होते हैं। तो अगर यहाँ से 2 गलियाँ छोड़ के कोई रहता होगा, उसका मेल बॉक्स यहाँ होगा, तो यहीं पे आके अपनी लेटर्स वगैरह कलेक्ट करेगा। तो ये हिसाब किताब होता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, इस तरीके से गार्बेज बैग बाहर रखने होते हैं, और ब्लू बिन में बॉटल्स वगैरह जाती हैं, ग्रीन बिन के अंदर सारा ऑर्गेनिक सामान जाता है, और जो कार्डबोर्ड होते हैं वो भी अलग रखने होते हैं। और आई थिंक कल गार्बेज कलेक्ट करने वाले आएंगे, इसलिए सब ने अपना गार्बेज बाहर रखा हुआ है। तो ये हिसाब किताब होता है जो मैं बता रहा था आप लोगों को। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली जो मेरे पीछे आप घर वगैरह देख सकते हो, इनको कहते हैं डिटैच हाउसेज। उसका रीज़न ये है कि घरों के बीच में थोड़ा गैप होता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और यहाँ पे जो आप घर देख सकते हो मेरे पीछे इस साइड, इनको कहते हैं टाउन हाउसेज। वो रीज़न ये है कि ये सारे इकट्ठे होते हैं, मतलब सारे के सारे घर जुड़े होते हैं, तो हिसाब किताब होता है। और एक और कैटेगरी होती है जिनको कहते हैं सेमी डिटैच हाउसेज। उसमें क्या होता है, 2 घर जुड़े होते हैं, मतलब एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, और फिर उसके बाद एक और सेमी डिटैच, और इस साइड भी सेमी डिटैच, कुछ गैप के बाद। तो हिसाब किताब होता है। अब आगे चलते हैं। अब यार ये जो पीछे आप रोड देख सकते हो, ये है मेरे मोहल्ले के बाहर मेन रोड, और उसके बाद जो है वो है मेन प्लाजा, काफ़ी बड़ा। तो उसके अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। अब जितने भी प्लाजा वगैरह होते हैं ना, उनके बाहर कॉर्नर पे इस तरीके का बोर्ड लगा होता है, जिसके ऊपर सारे के सारे स्टोर्स के नाम लिखे होते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इस प्लाजा के अंदर क्या क्या हिसाब किताब है। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको सारा सिस्टम दिखाते हैं। ये है हमारा प्लाजा, और यहाँ पे सबसे मेन जो स्टोर है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, वो है वॉलमार्ट। तो मेरे घर से ये 3-4 मिनट पैदल चल के ही आ जाता है। तो कोई भी चीज़ चाहिए, दवाई चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, खेलने के लिए कुछ चाहिए, सब कुछ वॉलमार्ट के अंदर मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और दूसरी साइड सारे के सारे खाने पीने का हिसाब किताब है, सारी शॉपिंग वगैरह का हिसाब किताब है। तो आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। हाँ जी, तो यार अब मैं खड़ा हूँ किचनर के वन ऑफ द मेन बस स्टैंड्स पे। तो जो आप पीछे एरिया देख सकते हो छोटा सा, ये है एक बस स्टैंड, जहाँ से किचनर, वाटरलू और कैम्ब्रिज के हर एक कोने पे कोई ना कोई बस ज़रूर जाती है, चाहे डायरेक्ट जाती है या फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन जाती ज़रूर है। और ये जो बस स्टैंड है मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो बस की टिकट का जो प्राइस है वो है $3.25। तो मतलब $3.25 में आप 90 मिनट तक पूरी बस वगैरह सर्विस यूज़ कर सकते हो। और बस के साथ साथ जो रोड के ऊपर ट्रैम्प चलता है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो सेम टिकट में। और अगर आप मंथली पास बनवाना चाहते हो तो उसका प्राइस है $90। तो ये हिसाब किताब है। और अगर आप किचनर, वाटरलू और कैम्ब्रिज एरिया से कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, जैसे कि टोरंटो हो गया ईस्ट साइड पे, तो उसके लिए आप गो ट्रेन या वाया रेल यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लंदन साइड जाना चाहते हो तो उस केस में आप वाया रेल यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑनेक्स बस भी यूज़ कर सकते हो। तो हिसाब किताब है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या सिस्टम है। अब यार इधर उधर की बातें तो बहुत होगी, लेकिन अब बात करते हैं मेन
मेन चीज़ के बारे में कि मैंने लंदन ओंटारियो क्यों छोड़ा और मैं यहाँ किचनर में आके क्यों बस गया। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, लेकिन उनमें से मेन रीज़न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लंदन के बारे में बताना चाहूँगा कि यार लंदन जो है ना वो स्टूडेंट के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक कॉलेज भी है, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और फेंचो कॉलेज है वहाँ पे। और साथ के साथ अगर पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब है। मेरा लंदन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन था, काफ़ी सारे बच्चों से बात करता था मैं, तो सबको एक एक दो पार्ट टाइम जॉब मिली हुई थी, तो वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यार अगर लंदन इतनी बढ़िया सिटी है तो मैंने छोड़ी क्यों। अब उसका रीज़न यही है कि लंदन में अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करते हो, जॉब लेते हो, PR ले लेते हो, उसके बाद क्या करना है वो लंदन में प्रॉब्लम है। तो लंदन में जो ग्रोथ है ना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है जहाँ पे आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी, MNCs नहीं है। हो सकता है आने वाले सालों में हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लंदन छोड़ के किसी और सिटी में मूव होना ही पड़ेगा। और जब मैं अपनी जॉब वगैरह ढूंढ रहा था, मतलब PR वगैरह हो गया काम, अब मेरे को नई जॉब चाहिए थी, तो मेरे को किचनर मिल रहा था, टोरंटो मिल रहा था, मॉन्ट्रियल मिल रहा था, कैलगरी भी मिल रहा था, लेकिन वहाँ नहीं जाने के काफ़ी सारे रीजंस थे। लेकिन किचनर मैंने फाइनलाइज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिली। अब बेसिकली होता क्या है कि नॉर्थ अमेरिकन कल्चर क्या है कि यहाँ पे ना जब आप कोई जॉब कर रहे हो, फिर आप साल के एंड में वेट करते हो कि भाई इंक्रीमेंट वगैरह होगा, सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है कि इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, 1%, 2%, 3%, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5% हो जाएगा, उससे ज़्यादा बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में बहुत ही बढ़िया इंक्रीमेंट होते थे। मेरे को याद है जब मैं लास्ट कंपनी में काम कर रहा था अपने इंडिया में, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 17% इंक्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आप किसी एक्स सैलरी पे काम करते हो और आप चाहते हो कि भाई आने वाले टाइम में आपकी सैलरी 2x हो जाए, तो अगर यहाँ पे अगर आप इंक्रीमेंट के बेसिस पे वेट करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 10 साल लग जाएंगे, तो वो वेट नहीं कर सकते ना। तो इसलिए किचनर आना पड़ा। अब बाकी कुछ खाने पीने चलते हैं और भी बातें करते हैं, अकोमोडेशन के क्या प्राइस है वो बातें करते हैं, और कोई और चीज़ दिमाग में आएगी तो वो भी बता देंगे। तो लेट्स गो। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, तो ये पीछे यहाँ पे ट्रक लगते हैं, जो ट्रकों के ट्रेलर होते हैं ना, वो यहाँ लगते हैं। लेकिन आपकी जो कंपनी है वो मान लो कि टोरंटो में है या फिर वाटरलू में है या फिर किसी और सिटी में है, और आप लंदन रहते हो, सार्निया रहते हो या फिर विंडसर रहते हो या फिर कोई छोटी सिटी में रहते हो, और आपको जो कंपनी है वो वर्क फ्रॉम होम अलाउ करती है, आपका जो काम है वो 100% रिमोट हो सकता है, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं पर्सनली वर्क फ्रॉम होम प्रेफर नहीं करता, मेरे को मज़ा नहीं आता, क्योंकि ऑफिस जाके वहाँ पे प्रॉपर डेस्क पे बैठ के काम करना, लोगों से मिलना, सोशलाइज़ करना, बातें करना, दोस्ती वगैरह करना, उसकी अलग चीज़ होती है। क्योंकि यार ये नए देश में आया है, यहाँ पे नेटवर्किंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना अच्छा नहीं लगता, बहुत आइसोलेटेड सा हो जाता है, तो इसलिए मैं किचनर आ गया। बाकी यार अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, जैसे कि आप डेंटिस्ट हो या फिर नर्स हो या फिर मेडिकल फील्ड में, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो उस केस में लंदन बहुत बढ़िया सिटी है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो लंदन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़। टोरंटो ना जाने के काफ़ी सारे रीज़न है, उसमें से सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि यार वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वहाँ पे रेंट, रियल एस्टेट के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, साथ के साथ वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं दिल्ली से आया हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, और उसको छोड़ के मैं फिर से टोरंटो में ही आ जाता हूँ जहाँ पे और उतना ही ट्रैफिक है, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ है कनाडा आने का, ठीक है। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो रहेगी नहीं, तो वहाँ ना जाने का ये रीज़न है। काफ़ी सारे लोग आप में से मेरे से पूछते हो कि आपको टोरंटो से प्रॉब्लम क्या है, तो ये प्रॉब्लम है। और ये है यार, एक इस प्लाजा के अंदर एक छोटा सा प्ले एरिया, तो बेसिकली शाम को यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। जो पीछे आप बॉल्स वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे पानी वगैरह निकलता है, फाउंटेन वगैरह है, तो बढ़िया इंजॉय करने के लिए बढ़िया जगह है। तो जो कनाडा में हम टैक्स वगैरह पे करते हैं तो इन जगहों पे खर्च होता है, बाकी देशों में तो आपको पता ही है कहाँ खर्च होता है। और यार इस प्लाजा के अंदर और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये डॉलरामा है जहाँ पे काफ़ी सस्ता सौदा मिलता है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को डॉलरामा का टूर भी दिया था। और उसके बाद एक गोल्फ टाउन है, साथ के साथ स्टेपल्स है जो कि स्टेशनरी का स्टोर है, जहाँ पे सारी की सारी ऑफिस सप्लाईज वगैरह मिलती हैं। और उसके बाद है स्पोर्ट चेक, जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह के कपड़े मिलते हैं, काफ़ी क्लासी, एडिडास, नाइकी, अंडर आर्मर, प्यूमा, वो सब मिलता है, पूमा जो भी होता है। और साथ के साथ बाथ एंड बियॉन्ड जो कि फर्नीचर स्टोर है। और उसके बाद है मार्शल्स, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया कपड़े वगैरह मिलते हैं, सस्ते। और इस साइड है लोविस नाम का स्टोर, LOWE''S,
अपोस्ट्रोफेस, जहाँ पे आपको हार्डवेयर और होम इम्प्रूवमेंट का सामान मिल जाएगा। और इस साइड एक डीक्यूज़ है जो कि आइसक्रीम की दुकान है, और उससे आगे अभी तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, वो किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अब चलते हैं आइसक्रीम खाने। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं डीक्यू ग्रिल एंड चिल नाम के एक स्टोर में, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्वाद आइसक्रीम मिलती है। और इस साइड है होम सेंस नाम का एक स्टोर, जहाँ पे काफ़ी क्लासी और एस्थेटिक फर्नीचर मिलता है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। अब बात कर लेते हैं किचनर में अकोमोडेशन के प्राइसेस के बारे में। तो बेसिकली जितनी मैंने रिसर्च की थी यहाँ पे मूव होने से पहले घर ढूंढते हुए, तो वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो और आप एक इंडिविजुअल रूम रेंट पे लेना चाहते हो, तो उसका जो एवरेज प्राइस है वो है $600 से लेकर $700 तक का। तो अगर आप शेयर करते हो किसी के साथ, तो 2 लोग शेयर करते हो तो 300 पड़ेगा। तो ये प्राइस है। और डाउनटाउन में थोड़ा एक्सपेंसिव है, और डाउनटाउन से जितना दूर जाते रहोगे तो उतना सस्ता होता रहता है, ठीक है। और बात करें अगर पूरा घर रेंट पे लेने की, तो उसका एवरेज प्राइस है $2500 पर मंथ। और अगर मैं अपार्टमेंट की बात करूं, जैसे बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट वगैरह होते हैं, तो उनका डाउनटाउन में जो प्राइस है वो है 1900 से लेकर 2000 के आसपास तक का। और जितनी दूर जाते रहोगे उतना सस्ता होता रहेगा। तो 1300 के भी अपार्टमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम साइड पे हैं, किचनर से ऑलमोस्ट बाहर ही है। और अगर हम बात करें बेसमेंट्स की, तो बेसमेंट का प्राइस भी इतना ही है, 1500, 1400, 1600। तो ये हिसाब किताब है अकोमोडेशन का। और यहाँ पे मैंने घर अपना इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं। 2 मिनट वॉक करके ये प्लाजा है, यहाँ पे बैंक्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, शॉपिंग के लिए सारी जगह हैं, और ये आइसक्रीम की दुकान भी है। तो सारा सौदा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने अकोमोडेशन फाइनल किया। और भी 2-3 रीज़न है, वो कभी आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो बस यही है, अब आगे चलते हैं। और यार वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो, या फिर PR लेके आ रहे हो, या फिर वर्क परमिट पे आ रहे हो, जैसे भी आप कनाडा आ रहे हो, यहाँ आने के बाद आपकी जॉब लगती है, मान लो आपके फील्ड में आपकी $60,000 या फिर $70,000 पर एनम सैलरी लगती है, तो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो, हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो। क्योंकि ये हमेशा याद रखना कि अगर आपकी 60,000 मान लो सैलरी है, तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसकी 120,000 सैलरी होगी पर एनम। और जिनकी 120,000 पर एनम सैलरी है, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा है जिसकी 240,000 सैलरी होगी। तो आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई है। तो हमेशा ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो, ज़्यादा शो ऑफ मत करो, मतलब समझ जाओ, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो, क्योंकि वक्त का पता नहीं होता कभी भी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप अस सेफ।